हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए 7 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में जो आज क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना यहाँ पे, वो क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन साथियों आपके इतने इंपॉर्टेंट है कि आने वाली शिफ्ट में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इन क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट डाउन कहीं ना कहीं कर लीजिए। तो यहाँ मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। यहाँ साथियों मैं आपको टेक्निकल पार्ट बताने वाला हूँ और इसी के अंदर मैंने नॉन टेक्निकल पार्ट को भी इंक्लूड किया है। अब की बार मैंने अलग अलग क्वेश्चन नहीं बताए हैं क्योंकि क्वेश्चन की संख्या यहाँ पे कम बताई गई है आज। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा गया था पोल शू, यानी कि सिंक्रोनस मोटर में पोल शू क्या काम करती है, पोल शू जो होती है वो कहाँ स्थित होती है इसमें। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने इसका छोटा सा एक डायग्राम बनाया है। तो ये जो मेन पोल होता है ना डीसी मोटर सिंक्रोनस मोटर में, जो मेन पोल यहाँ पे होता है, मेन पोल की जो सरफेस होता है ये वाला, इस पे यहाँ पे इसको पोल शू बोला जाता है। और ये मेनली काम क्या करती है, ये काम करती है जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ना इसमें, उस मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे स्प्रेड करता है, यानी कि उस मैग्नेटिक फील्ड को ये फैलाता है। ठीक है, बस इसका इतना वर्क होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। साथियों आपने देखा कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर से ये क्वेश्चन था कि इसकी कोर किस चीज़ की यहाँ पे बनी होती है। आप सभी को मैं बता दूं कि इसकी कोर जो होती है वो हाई परमिएबिलिटी मटेरियल के यहाँ पे कोर होनी चाहिए, जो कि मटेरियल होता है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील हाई परमिएबिलिटी मटेरियल, उसमें हाई परमिएबिलिटी होती है, इसलिए हम सिलिकॉन स्टील को यहाँ पे प्रीफर करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है। देखिए कितना आसान ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने अपनी वीडियो में कराया था। एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी कोपर ट्रेड वालों के लिए। कोपर ट्रेड वालों के लिए एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी। उस वीडियो में मैंने आपके लिए क्वेश्चन डिस्कस किया था। अगर किसी ने वो वीडियो देखी होगी तो वो इस क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे करके आया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था जीके से। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, जीके में भी ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा था 2022 में कौन सा मेगावाट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। ये साथियों करंट अफेयर से यहाँ पे क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग से था, यानी कि 6 बजे और 11:30 बजे के बीच में यहाँ पे घड़ी में कितना एंगल होता है, यानी कि क्लॉक से ये क्वेश्चन था। रीजनिंग में क्लॉक वाले चैप्टर से क्वेश्चन था कि 6 बजे और 11:30 बजे के बीच में कितना एंगल यहाँ पे बनता है। तो आप सभी की अगर प्रैक्टिस होगी तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करके आए होंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन कितना आसान है। इसरो से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसरो की स्थापना यहाँ पे कब हुई थी। साथियों ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली आपके एग्जाम से पूछा जाता है। मान लीजिए डीआरडीओ के टेक्नीशियन ए में अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आने वाले एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे बेंगलोर में है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। साथियों अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था सिंक्रोनस मोटर से कि जो डैम्पर वाइंडिंग सिंक्रोनस मोटर में हम यूज़ करते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं। सिंक्रोनस मोटर में एक टर्म होती है हंटिंग। हंटिंग क्या होता है, यानी कि मोटर जब लोड पे होती है तो वो वाइब्रेशन करने लगती है, तो उसी को यहाँ पे हंटिंग बोलते हैं। उस हंटिंग को दूर करने के लिए हम यहाँ पे डैम्पर वाइंडिंग को लगाते हैं। अब इस डैम्पर वाइंडिंग में ना कोई करंट फ्लो नहीं होती, डैम्पर वाइंडिंग में कोई करंट फ्लो नहीं होती, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे डीसी मोटर से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन स्टूडेंट ने यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखा, बट इतना लिखा था कमेंट में कि डीसी मोटर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो साथियों अगर आपको किसी को याद है कि डीसी मोटर से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन एक यहाँ पे फॉर्म फैक्टर से पूछा गया था। कोई वेवफॉर्म दे रखी थी, लेकिन वेवफॉर्म स्टूडेंट ने मेंशन यहाँ पे नहीं की है। अगर आपको पता है तो वेवफॉर्म मेंशन कर सकते हैं। वेवफॉर्म या तो साइनसोइडल हो सकती है, ट्रायंगुलर हो सकती है, कोई सी भी यहाँ पे हो सकती है। एक क्वेश्चन यहाँ पे इंडक्टर से पूछा गया था। इंडक्टर से यहाँ पे एनर्जी स्टोर का वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता होगा। और यहाँ पे कैपेसिटर से क्वेश्चन था। साथियों आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जीके से था, यानी कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको हर वीडियो में ये क्वेश्चन बताता आया हूँ कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी और नीति आयोग के यहाँ पे सीईओ कौन है, प्रेजेंट में इसके सीईओ कौन है और पहले इसके सीईओ कौन थे। मैं आपको बता दूं नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी यहाँ पे 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और इसके जो प्रेजेंट में सीईओ हैं वो है परमेश्वर अय्यर। और इससे पहले जो सीईओ थे वो थे इसके अमिताभ कांत। और इसका जो अध्यक्ष होता है ना नीति आयोग का, वो अध्यक्ष भारत देश का प्रधानमंत्री यहाँ पे इसका अध्यक्ष होता है। बार बार मैंने आपको कहा था कि नीति आयोग की फुल फॉर्म भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि नीति आयोग की फुल फॉर्म भी आपको कई बार पूछता है। तो आपको एक बार मैं और रिपीट करा देता हूँ। नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे होती है। तो आप सभी लोग इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। नीति आयोग से ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 32 से, संविधान के आर्टिकल 32 से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकल 32 संविधान के किस भाग में आता है। ये आता है भाग 3 में। भाग 3 में ये संविधान के आता है आर्टिकल 32।
और आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा भी यहाँ पे कहा गया है। संविधान की आत्मा कहा गया है आर्टिकल 32 को। और ये कहा किसने? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने यहाँ पे आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए इसको। और भाग 3 में संविधान के मौलिक अधिकार आते हैं। आपको इतना पता होना चाहिए कि भाग 3 में संविधान के मौलिक अधिकार आते हैं। अगले जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये साथियों इंग्लिश से थे, यानी कि एक्टिव पैसिव पूछी गई थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे गए थे और रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पूछी गई थी, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। स्टूडेंट ने जो मुझे बताया मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर साथियों वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाली शिफ्ट में जिन लोगों का भी एग्जाम है उन लोगों की यहाँ पे हेल्प हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।